नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। खबर ये नहीं है कि राजीव कृष्णा यूपी के नए एक्टिंग डीजीपी बन गए हैं। खबर ये भी नहीं है कि वे लगातार 5वें ऐसे एक्टिंग डीजीपी बने हैं और यूपी में एक एक्टिंग डीजीपी की परंपरा सी होगी। सारी खबरें तो बासी हो चुकी हैं। तो ताज़ी खबर क्या है? ताज़ी खबर ये है कि राजीव कृष्णा ही यूपी में एक्टिंग डीजीपी क्यों बने हैं। राजीव कृष्णा ही क्यों बने हैं, और वो भी 11 सीनियर आईपीएस को सुपरसीड करके। खबर तो ये है कि राजीव कृष्णा को एक्टिंग डीजीपी बना करके योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली के लिए मैसेज क्या दिया है। खबर तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की वो एक नोटिस कौन सी है जिसकी रोशनी में ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। और ख़बर तो ये है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश विपक्षी राज्यों की कैटेगरी में कैसे खड़ा हो गया है। यानी कि जहां एक और जिस पायदान पे सारे विपक्षी राज्य, जहां विपक्ष की सरकारें खड़े हैं, वहीं पर यूपी कैसे खड़ा हो गया है। खबर तो ये है, तो हम आपको आज बताएंगे राजीव कृष्णा कैसे बने हैं यूपी के नए एक्टिंग डीजीपी। अंदर की खबर क्या है, वो इनसाइड स्टोरी क्या है। लेकिन पहले इस बात पे आते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह से राजीव कृष्णा 11 सीनियर आईपीएस को सुपरसीड करके यूपी के एक्टिंग डीजीपी बने हैं। पहले उनके नाम जान लीजिए। इन 11 सीनियर आईपीएस में 1989 बैच के शफी रहमान रिजवी हैं, आशीष गुप्ता हैं, आदित्य मिश्रा हैं। इनमें 1990 बैच के भी संदीप सालुंके हैं, दलजीत सिंह चौधरी हैं, रेणुका मिश्रा, विजय कुमार मौर्य, MK बशाल, तिलोत्तमा वर्मा और 1991 बैच, जिस बैच के खुद राजीव कृष्ण हैं, उस बैच के आलोक शर्मा और पीयूष आनंद है। इन सभी को सुपरसीड करके राजीव कृष्ण ही यूपी के एक्टिंग डीजीपी क्यों बने हैं, ये सवाल अपने आप में बहुत ही अहम है। इसकी अलग अलग परतें हम खंगा लें, लेकिन शुरुआत करते हैं अक्टूबर 2024 की सुप्रीम कोर्ट की एक नोटिस की, जिसकी रोशनी में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो यकीन से परे है कि क्या बीजेपी के भीतर ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2024 से। सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस देता है इस तारीख को, और इस नोटिस में 8 राज्यों का जिक्र होता है। इन राज्यों से पूछा जाता है कि आपके यहाँ एक्टिंग डीजीपी क्यों बने हुए हैं, आपने यूपीएससी को पैनल क्यों नहीं भेजा है, ये इनसे सवाल पूछा जाता है। इन 8 राज्यों के मैं नाम पढ़ देता हूँ। इनमें नाम है आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, झारखंड और साथ में यूपी और उत्तराखंड। इस लिस्ट पर ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर 2 नाम सुनाई देंगे, यूपी और उत्तराखंड, जो कि बाकी राज्यों से अलग हैं। ये अलग इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी की अपनी सरकार है। तो बीजेपी के ये 2 राज्य आखिरकार विपक्षी राज्यों के प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़े हो गए हैं डीजीपी की नियुक्ति के मामले में। ये सवाल उठा, और जब ये सवाल उठा तो 2 तरह की प्रतिक्रियाएं आई। पहला रिएक्शन आया उत्तराखंड से। उत्तराखंड ने इस गलती को तुरंत सुधार लिया और बाकायदा स्थायी डीजीपी के लिए एक पैनल भेज दिया यूपीएससी को। दीपम सेठ वहां पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे, वो वापस लौट करके आए और वो उत्तराखंड में स्थायी डीजीपी भी बन गए। उसके पहले उत्तराखंड में कार्यवाहक डीजीपी थे अभिनव कुमार, और उसके पहले डीजीपी अशोक कुमार थे जो रिटायर हो गए थे। लेकिन फाइनली उत्तराखंड ने इस गलती को ठीक किया और बीजेपी के जो दूसरे राज्य हैं उनकी तरह ही पैनल यूपीएससी को भेज दिया। अब सवाल उठता है कि यूपी ने क्या किया। ये बड़ा दिलचस्प है। यूपी ने क्या किया? यूपी ने वो किया जो कि दूसरे विपक्षी राज्यों की सरकारें करती हैं। यूपी ने नवंबर 2024 में कैबिनेट से एक फैसला किया। यूपी की कैबिनेट ने एक आदेश पारित किया और जिसके तहत ये तय किया गया कि डीजीपी का चयन अब यूपीएससी को पैनल नहीं भेजा जाएगा, बल्कि यूपी ही करेगा, और एक कमेटी बना दी गई। मैं आपको नाम बताता हूं। यूपी कैबिनेट ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं निर्देशावली 2024 को कैबिनेट से मंजूरी दी और इसके तहत एक कमेटी बनाई कि यही कमेटी ही स्थायी डीजीपी का चयन करेगी। इस कमेटी का आप जरा फॉर्मेशन देखिए, उससे भी आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। हाई कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में मुख्य सचिव, यूपीएससी से नामित एक व्यक्ति को, यूपी लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या उनकी ओर से नामित किसी व्यक्ति को, अपर मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव गृह व एक रिटायर्ड डीजीपी को रखा गया। आप इस फॉर्मेशन को देखेंगे तो आप समझेंगे कि एक झटके में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि यूपी सरकार जिसे चाहेगी वही यूपी का स्थायी डीजीपी बन जाएगा। इसकी पूरी की पूरी भूमिका
भूमिका तैयार कर ली गई। तो मैं आपको जो बता रहा था कि उत्तराखंड तो लाइन पर आ गया, लेकिन यूपी वहीं खड़ा रहा जहां विपक्ष की सरकारें खड़ी हैं। आप इसे और आसान भाषा में कहें तो यूपी बीजेपी के भीतर का विपक्ष बन गया इस मामले में। हालांकि और भी कई मामलों में बना हुआ है, लेकिन इस मामले ने लोगों को बहुत चौंकाया कि आखिरकार ऐसा बीजेपी शासित कोई राज्य कैसे कर सकता है। मगर यहीं से जो दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो खाई है वो और बढ़ना शुरू हो गई। यूपी ने ये कर तो दिया, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहना सका। नवंबर में, जिस समय नवंबर के पहले हफ्ते में जब कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, उस समय जो यूपी के तत्कालीन एक्टिंग डीजीपी थे प्रशांत कुमार, उनके रिटायरमेंट के 6 महीने से ज़्यादा का वक्त बाकी था। इस आदेश में ये कहा गया था कि डीजीपी, जो भी स्थायी डीजीपी के लिए एलिजिबल व्यक्ति होगा, उसके पास कम से कम 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए। उस हिसाब से प्रशांत कुमार के पास 6 महीने से काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन इसके बाद भी प्रशांत कुमार स्थायी डीजीपी नहीं बन सके। इसके बाद भी ये कमेटी एक बार भी बैठ नहीं सकी, ये कमेटी किसी नाम पर विचार नहीं कर सकी, सब ज्यों का त्यों रह गया और योगी आदित्यनाथ का परमानेंट डीजीपी अपनी मनपसंद बताने का सपना धरा का धरा रह गया। अब ऐसे में उसी पुरानी परिपाटी को अडॉप्ट किया गया कि हम अपना स्थायी डीजीपी अगर नहीं बना सकते हैं, अगर यूपीएससी को पैनल भेजेंगे तो हमारी पसंद का डीजीपी नहीं बनेगा, तो एक काम करते हैं, कार्यवाहक डीजीपी वाली परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं और उसमें हमारे पास ये एडवांटेज रहेगा कि हम जिसे चाहेंगे उसे कार्यवाहक डीजीपी बना देंगे। योगी आदित्यनाथ इसी लाइन पर आगे बढ़े और इसी लाइन पर राजीव कृष्णा को कार्यवाहक डीजीपी बना दिया गया। अब सवाल पे आइए कि राजीव कृष्णा ही क्यों? राजीव कृष्णा इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि वे योगी आदित्यनाथ की पसंद हैं, योगी आदित्यनाथ का उन पर भरोसा है और इस भरोसे की कई सारी कड़ियां हैं। मैं आपको उन कड़ियों का भी जिक्र करता चलूंगा। राजीव कृष्ण राजेश्वर सिंह के बहनोई हैं, सगे बहनोई हैं। राजेश्वर सिंह यानी कि पूर्व ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर और वर्तमान में सरोजनी नगर से बीजेपी के विधायक, जो कि योगी आदित्यनाथ के बेहद ही खास माने जाते हैं, उनके सगे बहनोई हैं राजीव कृष्ण। राजेश्वर सिंह की पत्नी लक्ष्मी सिंह नोएडा की पुलिस कमिश्नर हैं। तो ऐसे में राजीव कृष्ण एक तरह से योगी आदित्यनाथ के बेहद ही विश्वास पात्र हो जाते हैं और यही वजह बताई जा रही है कि 11 सीनियर आईपीएस को सुपरसीड करके उनको एक्टिंग डीजीपी बना दिया गया है। अब हम आपको इस एक्टिंग डीजीपी की परंपरा के बारे में भी बताते हैं, जो शुरू होती है मई 2022 से। मई 2022 से लगातार ये 5वें एक्टिंग डीजीपी हैं। सबसे पहले डीएस चौहान बने एक्टिंग डीजीपी, जो कि 11 महीने तक रहे। उसके बाद आरके विश्वकर्मा, फिर विजय कुमार, फिर प्रशांत कुमार और प्रशांत कुमार के बाद अब राजीव कृष्ण नए एक्टिंग डीजीपी बन गए हैं। यहाँ एक बात और देखने वाली है कि प्रशांत कुमार अपने एक्सटेंशन में कामयाब क्यों नहीं हो सके, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राजीव कृष्ण के एक्टिंग डीजीपी बनने के पीछे की एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन नहीं मिला। अगर एक्सटेंशन मिला होता तो प्रशांत कुमार ही एक्टिंग डीजीपी के पद पर अभी भी काम कर रहे होते। प्रशांत कुमार को एक्सटेंशन न मिलने के पीछे की भी कई बड़ी वजह हैं। सबसे बड़ी वजह है यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का हाल। प्रशांत कुमार के कार्यकाल में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की ये दुर्गति हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ है। सोचिए कितनी बड़ी ये टिप्पणी है, कितनी, जिसे कहते हैं कि ये नुकसानदेह नकारात्मक टिप्पणी है प्रशांत कुमार के पूरे करियर के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ हो चुका है यूपी में। प्रशांत कुमार के कार्यकाल में बहराइच से लेकर के संभल तक दंगों की खबरें आई। प्रशांत कुमार के कार्यकाल में कस्टोडियल डेथ के एक के बाद से दूसरे से मामले आए। प्रशांत कुमार के कार्यकाल में एक के बाद दूसरे एनकाउंटरों पर सवाल उठे, उनको फर्जी बताया गया। प्रशांत कुमार के कार्यकाल में यहाँ तक कि महाकुंभ में जिस तरह से भगदड़ की संख्या को छिपाने के संगीन आरोप लगे, जिस तरह से लाशों की हेराफेरी के संगीन आरोप लगे और जिस तरह से दुनिया का सबसे लंबा जाम लगा, पुलिस व्यवस्था जिस तरह से छिन्न भिन्न नजर आई, उसने प्रशांत कुमार को एक नहीं बल्कि कई बार कटघरे में खड़ा किया। और जब ये बात सामने आई कि प्रशांत कुमार इसके बाद भी एक्सटेंशन चाहते हैं तो सभी को हैरानी हुई। और आखिरकार जब प्रशांत कुमार का एक्सटेंशन नहीं हो पाया तो राजीव कृष्ण को नया एक्टिंग डीजीपी बना दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये व्यवस्था कब तक चलेगी, क्योंकि राजीव कृष्ण के आदेश में तो ये है कि उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है नए स्थायी डीजीपी की नियुक्ति होने तक। तो सवाल ये भी है कि आखिरकार राजीव कृष्ण
कब तक एक्टिंग डीजीपी बने रहेंगे। और इस तरह के जो हालात हैं, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से आंख दिखाई है, एक बार फिर से उन्होंने दिल्ली को ये बताया है कि हम चीज़ें अपनी मर्जी से करेंगे। इस समय जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी योगी आदित्यनाथ की पसंद के माने जाते हैं, एक्टिंग डीजीपी जो बने हैं वो भी योगी आदित्यनाथ की पसंद के, जो नए सूचना निदेशक बने हैं वो भी योगी आदित्यनाथ की पसंद के। इसके अलावा जो तमाम और महत्वपूर्ण पद हैं बोर्डों के, निगमों के, आयोगों के, वहाँ भी माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की पसंद है। तो पूरी सरकार जो है योगी आदित्यनाथ की पसंद से ही चल रही है। और उस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह से जातिवाद के आरोप चश्माएं, जिस तरह से उस सरकार में स्थिति ये हो गई कि नौकरी रोजगार से लेकर के और जो विकास के तमाम सारे दावे हैं उन सब की धज्जियां उड़ती दिखाई पड़ रही हैं। बीजेपी का अपना कोर वोट बैंक खिसक रहा है। जिस तरह से करणी सेना के उपद्रव की बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बीजेपी के अपने संगठन और कार्यकर्ता जो हैं उनका हाहाकार सुनाई पड़ रहा है, ऐसे में दिल्ली बनाम लखनऊ की खाई इस फैसले से माना जा रहा है और भी ज़्यादा चौड़ी हुई है। और वो पॉइंट कभी भी आ सकता है जिसे कहते हैं निर्णायक पॉइंट और जिसे कहते हैं फाइनल एक्शन का पॉइंट, यानी कि यूपी की राजनीति बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो चली है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।